प्रयागराज के इन दृश्यों के साथ हम प्रयागराज महाकुंभ पर एक वीडियो रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इलाहाबाद की जगह प्रयागराज नाम बदलने के बाद पहली बार आयोजित हो रही महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पर्व पर हुई भगदड़ की घटना के बाद कैसी स्थितियां हैं, यह प्रश्न सभी के मन में है। इस प्रश्न का उत्तर जानने और अपने पाठकों को इसकी जानकारी देने के लिए आपका प्रिय एवं भरोसेमंद समाचार माध्यम उत्तराखंड का सबसे पुराना डिजिटल प्लेटफॉर्म नवीन समाचार भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचा। इस दौरान अपने अनुभवों के आधार पर हम इस वीडियो में आपको प्रयागराज महाकुंभ में भीड़भाड़ और व्यवस्थाओं की कैसी स्थिति है और कैसे वहां हम बिना समस्याओं के में फंसे महाकुंभ में गंगा, यमुना एवं सरस्वती के पवित्र संगम त्रिवेणी पर कैसे सुरक्षित तरीके से पहुँचें और स्नान कर सकें, इसकी जानकारी महाकुंभ के दृश्यों के साथ दे रहे हैं। जो जानकारी दी जा रही है दृश्य उससे कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि एक ओर इस वीडियो में वहाँ के विविध दृश्यों को दिखाने का प्रयास किया गया है, दूसरी ओर ऑडियो के माध्यम से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। आपसे निवेदन है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक एवं हमारे चैनल नवीन समाचार को सब्सक्राइब करें और आगे से हमारी वीडियो आपको नियमित रूप से सबसे पहले मिल सकें, इसके लिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि उत्तराखंड के देहरादून व हरिद्वार से अभी प्रयागराज के लिए रेलगाड़ियों और बसों की विशेष रेलगाड़ी सुविधा दी जा रही है। रेलगाड़ियाँ प्रयाग या झूसी स्टेशन तक जा रही हैं और ख़ासकर हल्द्वानी से जा रही विशेष रेलगाड़ी कई दिनों पर ही जा रही है। इस रेलगाड़ी की तिथियों की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। इस रेलगाड़ी का किराया भी काफ़ी कम है, लेकिन समस्या यह है कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग करने की या रिजर्वेशन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका टिकट आपको टिकट काउंटर पर जाकर ही लेना होगा और यह रेलगाड़ी पूरी अनारक्षित है, यानी इसमें आपको सीट आपके लिए आरक्षित नहीं हो सकती है। कोई भी किसी भी सीट पर बैठ सकता है, यानी जिस सीट पर आप बैठे हैं उस पर कोई दूसरा यात्री भी आकर के बैठ सकता है। इसके अलावा दूसरी सुविधा बसों की है। हल्द्वानी से उत्तराखंड के विशेषकर कुमाऊं मंडल के श्रद्धालुओं के प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए 2 वोल्वो बसें चल रही हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग आप उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट से कर सकते हैं। इसका लिंक भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इनका किराया 1597 रुपये प्रति यात्री एक ओर का है। इसके अलावा उत्तराखंड परिवहन निगम की सामान्य बसें भी सस्ती दरों पर प्रयागराज जा रही हैं। यह सभी बसें प्रयाग से पहले फाफामऊ, बेला कछार में अस्थायी रूप से बनी पार्किंग या अस्थायी बस अड्डे तक जा रही हैं। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद बसों को इससे 20-25 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर पहले तक रोक दिया गया था और बाद में छोड़ा गया था। इस कारण से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, काफ़ी लंबी दूरी पैदल चलनी पड़ी थी। लेकिन अब पुनः यह बसें फाफामऊ, बेला कछार तक जा रही हैं और यहाँ की 1 नंबर पार्किंग में सामान्यतः खड़ी हो रही हैं। प्रयागराज जा रहे यात्रियों को फाफामऊ, बेला कछार अस्थायी बस अड्डे का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि प्रयागराज के ऑटो वालों एवं अन्य लोगों को भी इस स्थान के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिए खासकर वापसी में यात्रियों को यहाँ पहुँचने में बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हमारी सलाह है कि आप यहाँ पहुँचने के बाद अपनी बस के चालक परिचालक का नंबर ले लें और इस स्थान की लोकेशन भी अपने मोबाइल में सुरक्षित रख लें, जिससे आपको गूगल के सहारे ही से यहाँ पहुँचने में सुविधा हो। हालांकि यह समस्या भी आ रही है कि यहाँ के लिए सड़कें अस्थायी होने के कारण गूगल के माध्यम से भी यहाँ वापस आने में परेशानी हो रही है। बहरहाल जब आप फाफामऊ, बेला कछार बस से पहुँचते हैं तो यहाँ सबसे पहले शटल बसों को तलाशने का प्रयास करें। हालांकि यहाँ समस्या आ रही है कि यहाँ पुलिस वाले भी इन बसों के बारे में कि यह कहाँ से मिलेंगी इस बारे में सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं। इन बसों का किराया, शटल जो बसें हैं इनका किराया 20 से 30 रुपये प्रति सवारी बताया गया है, लेकिन यह कई बार नहीं भी मिल रही हैं। लगातार प्रशासन जो नियम हैं उनमें बदलाव कर रहा है। इन बसों को कहाँ आगे कहाँ तक लाना है, कहाँ से छोड़ना है, वहाँ उन स्थानों को बदल रहा है। यह न मिल पाएँ तो ऐसी स्थिति में 3 पहिया ऑटो या विक्रम या 2 पहिया बाइकें तलाशने की आप कोशिश कर सकते हैं। यह प्रति सवारी 500 रुपये तक किराया मांग रहे हैं। इनसे किराया कम कराने का प्रयास आप कर सकते हैं। इनकी जगह
पैदल लगभग 12 किलोमीटर चलकर भी संगम पहुंचने का एक विकल्प है। यदि आप इसके लिए तैयार हों तो इस विकल्प को भी चुन सकते हैं, या आर्थिक समस्या हो। इसके लिए गूगल मैप में संगम या त्रिवेणी या अरेल या झूसी घाट लिखकर रास्ता तलाश सकते हैं। संगम या त्रिवेणी पर काफ़ी भीड़ मिलती है, जबकि अरेल या झूसी घाट जो गंगा नदी के पार नैनी की ओर हैं, वहाँ अपेक्षाकृत कम भीड़ बताई जा रही है। वहाँ आप अधिक आराम से स्नान कर सकते हैं गंगा नदी में। इनमें से किसी भी घाट के करीब पहुँचने के बाद कोशिश करें कि सबसे पहले बिना किसी जल्दबाजी के किसी भी घाट पर पहुँच जाए। इसके लिए आपको 2 से 3 किलोमीटर की पैदल दूरी चलनी पड़ सकती है। इसके लिए वहाँ दिशा सूचक या गूगल मैप या पुलिसकर्मियों की या वहाँ दुकानें लगाए प्रसाद सामग्री बेच रहे लोगों से या वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से जानकारी ले सकते हैं। इन लोगों से उन्हें पता होने पर सही जानकारी मिल सकती है। आसपास आगे की ओर जा रहे लोगों की दिशा में पहले से जानकारी लेकर ही जाएं। ऐसा हो सकता है कि वह भी गलत दिशा की ओर जा रहे हों और काफ़ी दूर जाने के बाद आपको फिर वापस लौटना पड़े, क्योंकि कई लोग बिना जानकारी के भेड़ चाल के रूप में भी एक और को जाते चले जाते हैं एक दूसरे के पीछे। इसके बाद घाट पर पहुंच जाएं तो यदि संगम के लिए नौकाएं चल रही हों, प्रशासन नौकाएं उपलब्ध करा रहा हो, तो ही संगम पर जाने का प्रयास करें, अन्यथा नहीं। यूँ तो इन जो नौकाएं हैं इनका किराया 100 रुपये से भी कम प्रति यात्री का है, लेकिन यात्रियों की बहुत अधिक संख्या होने और नावों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने की वजह से ये लोग भी मनमाना किराया 2-2 हज़ार रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये भी वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये असुरक्षित भी है इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं के उपस्थित होने के कारण से। अगर ये उपलब्ध न हो तो इन स्थिति में घाट पर जहाँ स्थान मिले वहीं सबसे पहले स्नान करने का प्रयास करें। यह समझें कि जो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, उसके बाद हर स्थान पर ये तीनों नदियाँ अपने पवित्र जल के साथ ही आगे बढ़ रही हैं। इसलिए कहीं पर भी आप स्नान करके संगम पर नहाने का ही पुण्य आप प्राप्त करते हैं। घाट पर नहाने के समय अपने वस्त्र, बैग इत्यादि अपने किसी साथी के पास या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर कोई बड़ा बोर्ड इत्यादि लगा हो, जिससे आपको वहाँ पर वापस लौटना आसान होगा, अन्यथा भटकने का खतरा भी रहेगा। और ये सामान आपको सुरक्षित भी रखने चाहिए। हालांकि वहाँ किसी तरह की चोरी या इस तरह की घटनाएं अभी तक संज्ञान में नहीं आ रही हैं, ये अच्छी बात है। लोग आराम से स्नान कर रहे हैं और अपने अपने जो वस्तुएँ हैं, क्योंकि कई लोगों के पास में आभूषण और इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, तो उनकी सुरक्षा अपने हाथ ही रखनी ज़रूरी होती है। और कोशिश करें कि स्नान जल्दी करें और पूजा इत्यादि करके जल्दी लौट भी आएँ। मेला प्रशासन अभी 10 मिनट के भीतर स्नान और पूजा कर लौटने की सलाह दे रहा है। इससे अधिक समय तक रुकने पर पीछे से अन्य बड़ी संख्या में आ रही श्रद्धालुओं के कारण घाट पर भीड़ बढ़ने और किसी तरह की दुर्घटना की संभावना बन सकती है। मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ की घटना भी इसी कारण। पहली शाम पहुंचे यात्रियों के अगले दिन मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए इंतजार करने और इस बीच वहां अत्यधिक संख्या में यात्रियों के पीछे से पहुंचने के कारण श्रद्धालुओं का भारी दबाव वहां हो जाने के कारण हुई थी, जिस कारण से इसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, काल कवलित हुए। बहरहाल स्नान करने के बाद यथाशीघ्र घाट से वापस लौटने का प्रयास करें, इससे अन्य श्रद्धालुओं को भी स्नान करने का स्थान मिल पाएगा। इसके बाद त्रिवेणी घाट के पास स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर में लेटी अवस्था वाली हनुमान जी की मूर्ति के अव्यंग, अक्षयवट आदि के दर्शन कर सकते हैं। अन्य अधिक दर्शनीय स्थलों, अखाड़ों के दर्शन करने की अभी सलाह वहाँ मौजूद भारी भीड़ को देखते हुए नहीं दी जा रही है। भीड़ कम हो तो विभिन्न अखाड़ों, वहाँ चल रही रामकथा या अन्य भजन कीर्तनों का आनंद उठा सकते हैं। डिजिटल महाकुंभ और रात्रि में लेजर शो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित जवाहरलाल नेहरू व मोतीलाल नेहरू के आनंद भवन और वहीं पास में स्थित नेहरू प्लेनेटोरियम में अनंत ब्रह्मांड में मौजूद ग्रहों, उपग्रहों व चाँद सितारों की दुनिया की जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ से लौटते हुए भी उपलब्ध होने पर शटल बस सेवा या ऑटो या बाइक आदि की सुविधा लेकर के वापस बेला कछार लौट सकते हैं। लौटते समय संज्ञान में रखें कि आपको बेला कछार फाफामऊ के अस्थायी बस अड्डे या पार्किंग संख्या 1 में पहुंचना है, या जो भी पता आपने पहले से नोट कर रखा है उस पते पर पहुंचना है। इसके लिए गूगल का सहारा आप ले लें।
इसके अलावा भी यहाँ पार्किंग संख्या 2 तथा अन्य वाहन के लिए भी अलग अलग पार्किंगें हैं। इनके अलावा बेला की जगह बेली कछार में भी पार्किंग है। गलती से वहाँ पहुँचने पर या अन्य दूसरी पार्किंग पहुँचने पर आपको अपने वाहन को तलाशने के लिए काफ़ी भटकना पड़ सकता है। कुंभ मेला क्षेत्र में सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जगह जगह बड़ी संख्या में शौचालयों व पानी की व्यवस्था की है, लेकिन भारी भीड़ और लोगों के द्वारा साफ़ सफाई न बनाए रखने के कारण शौचालयों में काफ़ी गंदगी भी देखी जा रही है। हालांकि समय समय पर यहाँ पर इनके शौचालयों की जांच करने के लिए भी सरकार की ओर से रखे हुए व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन गंदगी भारी भीड़ की वजह से फिर भी हो रही है। रात्रि विश्राम या वैसे भी विश्राम के लिए बेला कछार की पार्किंग हो या अन्य जगह, कई जगह बड़े शेडों में निःशुल्क बिस्तर युक्त चारपाइयों की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ भी गंदगी लोगों के द्वारा की गई देखी जा रही है। इसके अलावा कई जगह स्थानीय लोग भी काफ़ी कम दरों पर स्थान उपलब्ध करा रहे हैं। 200 रुपये प्रति चारपाई या 100 रुपये प्रति चारपाई जैसी दरों पर। बेहतर होगा कि केवल यहाँ जो सुविधाएं हैं उनका लाभ हम अपने लिए आराम से लें और केवल सरकार को कोसे बिना स्वयं भी सफाई बरत कर इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करें। अन्य भी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी यहाँ पर सस्ती उपलब्ध हो रही हैं। मेला क्षेत्र में हर जगह मात्र 10 रुपये में चाय, मात्र 10 से 20 रुपये में कॉफ़ी और मात्र 40 रुपये में भोजन की थाली भी मिल रही है। इससे बेहतर सामग्री इससे अधिक कीमत में भी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार से। रिलायंस समूह की ओर से यहाँ महाकुंभ नगर में ही बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास से लौटते हुए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सलाह यह भी है कि प्रमुख पर्वों पर प्रयागराज जाने से बचें और जो व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से बनाई गई हैं उनका पालन करते हुए स्नान करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि उनकी पुष्टि पुलिसकर्मियों या स्थानीय लोगों या दुकानदारों से कर लें। और यदि कोई जानकारी हमसे भी आप जानना चाहते हैं तो हमारी इस प्रस्तुति के बारे में, इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाएँ। महाकुंभ में कई प्रकार के सामान भी मिल जाते हैं, जैसे माला वाली एक लड़की यहाँ फेमस हुई थी। इसी तरह से यहाँ रुद्राक्ष जो है वो कच्चे पेड़ से तोड़े हुए वो मिल रहे हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर ये रुद्राक्ष जो है खुद छिल करके ये बेच रहा है। 50 के 50 के 2। और ये कितने मुखी रुद्राक्ष निकलते हैं इसमें? सर जो भी निकले सर, फल के अंदर बंद है। 4 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। अच्छा, सब एक ही रेट है सारे जी। कहाँ से लेके आए आप इनको? सर नेपाल से आता है। नेपाल से? अच्छा, यहाँ भारत में भी तो होता है? होता है, अपने यहाँ कम होता है। अच्छा, तो ये जो निकला है ये कितने मुखी निकल रहा है? 5। ये 5 मुखी है। कौन सा महंगा कौन सा सस्ता होता है? वैसे सर एक मुखी महंगा होता है। एक मुखी महंगा होता है, बहुत कम है। 2, 5 ये तो मिल जाता है। अच्छा, इसी के साथ इस प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।